बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जुड़ रही हैं एक बहुत ही खास मेहमान स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री। स्मृति जी, सबसे पहले तो बधाई। मेरे ख्याल से कल्पना से भी विचित्र, मानेंगे आप इसे? मैं बधाई की पात्र सही मायने में नरेंद्र भाई के नेतृत्व को, अमित भाई के संगठन कौशल को, कार्यकर्ता की ज़मीनी मेहनत को और जनता जनार्दन के आशीर्वाद को बधाई का और धन्यवाद का पात्र मानती हूँ। सही मायने में ये ऐतिहासिक जीत है। मुझे लगता है किसी भी टीवी स्टूडियो में इसकी कल्पना नहीं हुई होगी। मुझे अभी भी याद है कि 2-3 दिन से खदेड़ा जा रहा था भाजपाइयों को कि बताइए कितने आएंगे सीट्स, और आज जो परिणाम आया है मुझे लगता है वो कल्पना किसी ने दिल्ली में नहीं की होगी, किसी भी न्यूज़ स्टूडियो में। स्मृति जी, आप बहुत ही ईमानदारी से इस बात को कबूल रही हैं कि आपने भी शायद कल्पना नहीं की थी, मगर आप जानती हैं अमेठी में भी कांग्रेस सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। अमेठी में बुरी तरह से। मैं जानती हूँ भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक हम 4 सीटें कभी नहीं जीते हैं। 5 में से 4 सीटों का बढ़त, 4 सीटों का जीत की ओर बढ़ना अपने आप में एक बहुत ही सुखद समाचार है और इसके लिए भी जनता बधाई की पात्र है। 2014 में नरेंद्र भाई की अंतिम लोकसभा की कैंपेन की सभा, अगर आपको याद हो, वो अमेठी में हुई थी और उस वक्त पूरे देश ने देखा था कि अमेठी के नागरिक कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार। तो वो सिर्फ इस बात का संकेत नहीं दे रहे थे कि लोकसभा में मोदी सरकार होगी, इसका भी आशीर्वाद दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी मोदी का ही परचम लहराएगा और कमल का फूल खिलाएगा। और स्मृति जी, मैं मान के चल रहा हूं कि अमेठी में जो परिणाम आ रहे हैं उसने आपके लिए जमीन तैयार कर दी है 2019 के लिए कि आप उतरेंगी वहां पर फिर से। मैंने 2014 में, आज से 3 साल पहले से ही कह दिया था कि कौन कहां से कब चुनाव लड़ता है या संगठन में उसकी क्या भूमिका रहती है, ये संगठन के बड़े ही निर्णय लेते हैं। मेरे लिए खुशी की बात 2 तरफा है। एक कि जब मैं अमेठी गई तो 20 दिनों के अंतराल में 85% वोट हमने कांग्रेस का कम किया कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, और इन 2.5 सालों में जितना भी विकास का काम हम कर पाए, भले ही मैं वहाँ से चुनी नहीं गई, लेकिन जनता के साथ रहकर जितना काम हम कर पाए उसका नतीजा आज है। नरेंद्र मोदी का मैजिक अमेठी में आज साफ दिखाई देता है कि जो गांधी परिवार का 60 सालों से ज़्यादा बेस्टियन रहा है, उसे मात्र नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और अमित भाई के साथ से हम लोग 2.5 साल में तोड़ पाए हैं। स्मृति जी, वैसे मैंने इससे पहले आपसे कई बार कठिन सवाल किए, मगर एक बहुत कठिन सवाल करने वाला हूं, और खासकर तब जब अभी आपको इस जीत पे पूरा भरोसा नहीं हुआ है, इसे आप कल्पना से भी विचित्र मान रही हैं। मुझे बड़ा कारण बताइए, ये 300 से ऊपर जो गया है आंकड़ा, इसका बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या है? मुझे लगता है आप अगर इलेक्शन कैंपेन का उत्तर प्रदेश में ग्राफ देखें तो जहां जहां नरेंद्र भाई गए, जब जब उन्होंने विकास के मुद्दों को जनता के सम्मुख रखा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व वाली सरकार की विफलताओं को जनता के सम्मुख रखकर कहा कि आप बताएं कि क्या आपको ऐसी विकास के मुद्दों पर विफल होने वाली राजनीतिक पार्टी को दोबारा मौका देना है, तो जनता जनार्दन ने स्वयं अपना समर्थन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, अपना विश्वास भाजपा में दिखाते हुए वोट और समर्थन के माध्यम से हमें दिया। साथ ही मैंने जहाँ जहाँ खुद प्रचार किया वहाँ देखा कि महिलाओं के और परिवारों के मध्य में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत और पुलिस तंत्र का इस प्रकार से जनता जनार्दन को प्रताड़ित करना अथवा जनता को न्याय से दूर रखना अपने आप में बहुत बड़ा विषय था। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अखिलेश स्वयं होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का पदभार अपने पास रखे हुए थे, तो जनता ने डायरेक्टली देखा कि अखिलेश गवर्नेंस के मुद्दे पर खुद कितने कमजोर हैं, और जो व्यक्ति खुद ही गवर्न अपने एक विभाग को नहीं कर पा रहा है, राज्य को उनसे विकास की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मायावती जी पर तो विश्वास था ही नहीं लोगों का, क्योंकि भ्रष्टाचार और मायावती जी की पार्टी के बीच में जनता एक समन्वय देख रही थी, और विकास का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा रहा। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा। लेकिन उससे भी बड़ी 2 बातें जो आज प्रदर्शित होती हैं, एक कि ये मानकर चल रहे थे अलायंस की लड़कों का साथ पसंद आएगा नौजवानों को, वो एक मिथ्या, एक भ्रम टूटा। दूसरा, मानकर चल रहे थे सब कि जी सपा का एक पॉकेट है या एक वोट बैंक है, कांग्रेस का एक वोट बैंक है, बसपा का एक वोट बैंक है, मतलब लोकतंत्र में इस बात को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि हम काम करें या ना करें, इतने परसेंटेज का वोट हमें मिलने ही वाला है। वो भ्रम जो उत्तर प्रदेश की जनता ने तोड़ा, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। स्मृति जी, वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं जो मुझे हमारा पीसीआर बता रहा है कि मोदी जी ने 132 सीटों पर कैंपेनिंग की थी
और उसमें से 104 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 104 132 में से। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं जरा, मुझे लगता है हाँ, आप सिर्फ 104 का जीत का सहरा उनके सर पे नहीं डाल सकते। हाँ, हमने उत्तर प्रदेश यहाँ जहां में उन्होंने रैलियां की, जहां उन्होंने रैलियां उसके की, साथ ही ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है, आप भी जानते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत भाजपा को कभी नहीं मिली जी। और अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ होती तो आप सबसे पहले नरेंद्र भाई को और अमित भाई को दोषी मानते। तो आज अगर आपको जीत का सहरा बांधना ही है तो नरेंद्र भाई के नेतृत्व, अमित भाई जिस प्रकार से संगठन के माध्यम से उनके नेतृत्व को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ, इन दोनों को जाता है ये श्रेय। मुझे बताइए बड़ी बात क्या रही अमित शाह का जो रणनीति संगठन के प्रति, उनका जो पूरा जिस तरह से उनका काम रहा, या प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा? दोनों। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई का जो विश्वास अमित भाई के संगठन कौशल में है वो प्रस्थापित होता है इस बात से कि उत्तर प्रदेश में एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर उन्होंने अपनी चिंता को, अपनी अपेक्षाओं को और साथ ही कार्यकर्ताओं की अपेक्षा, जनता की क्या उम्मीद है, जनता की क्या दरकार है, इस सबको कन्वर्ज करवाया। और साथ ही नरेंद्र भाई, अमित भाई ने दोनों ने ये बार बार कहा है कि हम हर सीट पर ये देख रहे हैं कि कौन जनता की सेवा सही मायने में कर सकता है, हमारे लिए वही एक लक्ष्य है। तो उनका जो विश्वास है कि आप मेरिट के आधार पर लोगों को सामने रखें संगठन की ओर से ताकि जनता वोट कर सके, मेरिट का आज जीत हुई है, डायनेस्टी की हार हुई है, ये सबसे बड़ा संदेश है उत्तर प्रदेश से। स्मृति जी, अब जो आपके सामने चुनौती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं आपसे ये नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगी। आप दावेदार हैं, आप दावेदार हैं? मुझे लगता है आज ये सवाल आप हर किसी से पूछेंगे जिसने उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत राजनीति की होगी अथवा जिसने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा होगा। तो मैं कोई ऑड वन आउट नहीं हूँ, ये सवाल आप हर से पूछने वाले हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि अटकलें लगाने की बजाय आप इंतज़ार करें, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णायक भूमिका निभाते हुए अपना जो डिसीजन है वो जनता के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। मगर आप मानेंगी, जब इतना अथाह आपको जनाधार मिला है, 308 इस वक्त दिख रहा है 403 में से, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जैसे कि स्पाइडरमैन की फिल्म में भी कहा गया है कि विथ पावर, ग्रेट पावर कम्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, लेकिन इस जिम्मेदारी के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। ये जिम्मेदारी जनता ने भी इस विश्वास के साथ दिया है कि एक ही राजनीतिक पार्टी है जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। देखिए, एक विकास का बांध था, सेतु था जो समन्वय के माध्यम से चल नहीं रहा था उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के मध्य में, और जनता को पूर्ण विश्वास था कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने से ये विकास का सेतु जो है और सुदृढ़ होगा और काम पहुंचेगा जो केंद्र की सरकार चाहती है। तो ये उसी का एक परिणाम है। स्मृति जी, मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले अशोक वानखेड़े। मैं एक बात कहना चाहूंगी। वैसे मैंने सुबह एबीपी न्यूज देखा, 2 आपकी महिला पत्रकार हैं जो एक डेस्क से दूसरे डेस्क भाग रही थी। हाँ। उनका नाम मैं नहीं जानती, लेकिन उनको मेरी ओर से बधाई। काफी बिल्कुल नेहा, चित्रा और रोमाना, हमारी 3 तो महिला पत्रकार हैं। महिला दिवस की बिलेटेड बधाई, लेकिन उन्होंने बहुत गजब काम किया आज सुबह से। नेहा देख रही हैं वैसे, नेहा आप कुछ बात करना चाहेंगी? शुक्रिया आपका स्मृति जी, और बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप लोगों ने, मैंने इतना ही बोलना चाहूँगी, 2014 का इलेक्शन कवर किया था और सोचा था कि अपने लाइफ टाइम में एज एंकर और पत्रकार इस तरह का दोबारा चुनाव देख पाऊंगी या नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ा अलग उस मामले में रहा है जी। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे नेतृत्व और मेरे संगठन की वजह से नेहा जी ये नज़ारा आप बार बार देखेंगी। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं स्मृति जी की चित्रा भी आ रही हैं मेरे साथ, वो दूसरी महिला पत्रकार जिन्हें आपने भागते हुए देखा था आज सुबह। चित्रा मेरे साथ है। चित्रा, बहुत शुक्रिया स्मृति जी हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन ये जो प्रचंड बहुमत आया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो सीएम पद के दावेदार हैं बीजेपी की ओर से, उनमें आपका भी नाम आगे चल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी? वो चित्रा जी, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि आप सुबह से बहुत भाग ली हैं, आप शांति से इंतजार कीजिए जब पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना निर्णय आपको दे। लेकिन बधाई, बहुत अच्छा काम आपने किया, उसकी बधाई। निश्चित रूप से भागदौड़ अब हर विधानसभा क्षेत्र में हम सबकी रहेगी कि जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरे। शुक्रिया। अब चलिए सवालों का सिलसिला मेरे एक्सपर्ट्स द्वारा। सबसे पहले कंचन गुप्ता हमारे साथ हैं। कंचन, आप स्मृति जी से सवाल पूछना चाहेंगे? नमस्ते दादा, भालो अच्छो। हाँ स्मृति, अभी जो कहा गया कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूपी की जो हालात हैं, तो ये जो एक प्रेशर बनेगा अगले 2 साल में उसको डिलीवरी करना, डिलीवरी दिखाना, बिकॉज अगर
डिलीवरी नहीं होती है इतना बड़ा मैंडेट के बावजूद, तो 2019 में जाकर इसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होने का चांस है। बहुत अहम सवाल। मुझे लगता है कि जब 2014 में लोग कह रहे थे कि भाजपा जीतेगी नहीं एक हिस्टोरिक मैंडेट, उस मैंडेट को जब हमने प्रस्तुत किया, जीता, पाया, तो एक सेंस शुरू हुआ कि विल दे बी एबल टू डिलीवर। आपको अगर याद हो इस चुनाव का ये जो सिलसिला चला, उसमें अमित भाई से बार बार पूछा गया, भाई डीमोनेटाइजेशन का ये रेफरेंडम होगा और अगर आप फेल हो गए तो क्या मानेंगे आप? और अमित भाई ने डंके की चोट पर कहा कि मुझे स्वीकार है। तो आज नरेंद्र भाई के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार ने जितने विकास के काम किए, जनता ने उस विकास को हम लोग विश्वास स्टेट को, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मैं स्टेट पे पहुंच रही हूँ। उसी प्रकार से इसी जनता को पता है कि जब चॉइस आपके पास बीएसपी, एसपी और कांग्रेस है, जो इन सारे मुद्दों पर आज तक विफल रही है, तो भाजपा ने एक लेगेसी दी है ऑफ गुड गवर्नेंस, जो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से होगी। जी। और नरेंद्र भाई ने स्वयं कहा है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तो जहां पर जो स्वयं सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कह रहा है कि हमारी तो अब विकास की यात्रा शुरू हुई है, ये तो अंजाम नहीं है, आगाज है एक नई जर्नी का। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस जर्नी में जनता हमारे साथ है, और 19 में निश्चित रूप से आप एक हिस्टोरिक मैंडेट एक बार फिर भाजपा के पक्ष में देखेंगे। स्मृति जी, अगला सवाल फिरोज बख्त से। स्मृति बहन, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, यूपी में आपका पहला एजेंडा क्या होगा? और दूसरा सवाल, वाराणसी क्योटो कब तक बन जाएगा? मैं इतना ही कहना चाहूँगी फिरोज भाई कि मैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश में क्या पहला अहम मुद्दा रहेगा, तो मुझे लगता है कि आप बात अगर सुशासन की करें तो सुशासन में मुद्दे कई समाविष्ट होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, बेहतर प्रशासन, हेल्थ, एजुकेशन, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हमें एक साथ काम करना होगा। ये कहना कि एक ही मुद्दे पे काम होगा और दूसरों पर नहीं, कहीं ना कहीं जनता की अभिलाषा पर खरा ना उतरने का संकेत है। तो मुझे लगता है जो भी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, उनके लिए इन सभी मुद्दों पर एक साथ काम करना अनिवार्य है। स्मृति जी, अगला सवाल विभा शर्मा, पत्रकार। स्मृति जी, जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल पंजाब से थोड़ा सा संबंधित है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ पंजाब में जो आपके गठबंधन वहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना उम्मीद की जा रही थी? मैं इतना ही कहूँगी विभा जी, हम लोग वहाँ पर एक गठबंधन की सरकार चलाने की वजह से समीक्षा जब हो तो फिर न सिर्फ हमारी अंदरूनी समीक्षा हो, बल्कि साथ ही मिलकर, जैसे कि आपने कहा, अलायंस की जॉइंट जो कंबाइंड एक गवर्नेंस देने का प्रयास था, उसमें कहाँ कमी रह गई ये तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन साथ ही ये मौका है कि हमारे संगठन को हम धरातल से एक बार फिर सशक्त करें, ताकि आज जो परिणाम आए हैं उस समीक्षा के बाद कम से कम जो बिल्डअप है अगले चुनाव का, वो आज के दिन से ही शुरू हो। ठीक है, आखिरी सवाल अशोक वानखेड़े। वानखेड़े जी, नमस्कार। नमस्कार. नमस्कार. अभिनंदन तुझं. कशी आहेस? बरीच. पण बघितला का अमेठीमध्ये काय झालंय? आता पुन्हा मी तोच प्रश्न विचारतो. 2019 मध्ये आणि 2019 में क्या आप फिर वही चुनाव लड़ेगी लोकसभा? मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगी नहीं लड़ूंगी, कहां से लड़ूंगी। लेकिन आज मैं एबीपी न्यूज के स्टूडियो से कहना चाहती हूँ, वानखेड़े जी स्वयं इस बात के साक्षी रहे हैं कि अमेठी में मात्र 2.5 साल के अंतराल में किस प्रकार से वो भाजपा, जिसने आज तक 4 सीट कभी इतिहास में नहीं जीती। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी अच्छी नर्सिंग की है तो चुनाव लड़ने में क्या हर्ज है? मैं वानखेड़े जी इतना कहूंगी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने विशेष रूप से मेहनत इसलिए की क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसका विश्वास उठ चुका था लोकतंत्र से कि हर नेता ही ऐसा है जो सिर्फ 5 साल में एक बार दिखाई देगा, वादे करेगा और फिर गायब हो जाएगा। तो कई ऐसे विषय हैं जिसपे गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों ने वादा किया लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। सबसे पहला मैं एक ही आपको बताना चाहूंगी, ऊंचाहार से अमेठी की एक रेलवे लाइन है। वहाँ गाँव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऊंचाहार से वाया सलोन अमेठी की जो रेलवे लाइन है उसका चुनावी वादा नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी 4 पीढ़ियां कर चुकी हैं, लेकिन वो साकार तब हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो आपको ये शायद दर्शाता है कि किस प्रकार से हारने के बाद भी हमने वहाँ काम किया नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, और क्योंकि हमने डिलीवर किया इसलिए आज अमेठी में भी एक ऐतिहासिक जीत मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी, एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बधाई भी आपको एक बार फिर।